नमस्कार साथियों, मैं आनंद दीक्षित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं EMRS की वैकेंसी आई हुई है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की। और ये जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशी का समाचार है, क्योंकि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी आई हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आई हैं। और ये वैकेंसी एक इतने बड़े स्तर पे आई हैं कि एक प्रतियोगी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे माध्यमों के से आप EMRS की वैकेंसी के बारे में पता कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे होंगे। और निश्चित रूप से ये जो EMRS की वैकेंसी है, EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है, और आज हम इस वीडियो में एक शारीरिक शिक्षक के, फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है, उससे संबंधित समस्त तथ्यों की बारीकी से अध्ययन करेंगे और उन सारी चीज़ों को जो अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन और पड़ताल के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप बने रहेंगे और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी ये क्वेश्चन कर रहे थे, लगातार मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से पहले हमने सुना ही नहीं, ये क्या है, किस मकसद से बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से प्रदेश में ये एस्टेब्लिश हो चुके हैं, कौन कौन से प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शनल हैं, और इनका मोटिव क्या है, इनका पैटर्न क्या है। इन सारी चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे। तो सबसे पहले हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या हैं, उनके बारे में एक छोटा सा रूपरेखा देख लेते हैं कि इन स्कूल्स को स्थापित करने की सरकार की क्या मंशा थी, और वो किस तरीके से कब स्थापित किए गए, कब कब स्थापित किए गए, और किन किन जिलों में, किन किन प्रदेशों के किन किन जिलों में ये फंक्शनल हैं। तो EMRS जो थे, वो जनरली EMRS को जो स्टार्ट किया गया था वो 1997-98 में इस मकसद से शुरू किया गया था कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए एक क्वालिटीपूर्ण, एक अच्छी हाई एंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1997-98 में की गई थी। प्रत्येक EMRS विद्यालय की जो छात्रों की, विद्यार्थियों की क्षमता थी, वो 480 स्टूडेंट्स प्रति विद्यालय के हिसाब से इसको स्थापित किया गया था। और ये जो विद्यालय थे वो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए खोले गए थे। EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उनके बारे में सरकार ने ये ऑब्जर्वेशन रखा था कि 2022 के अंत तक देश का प्रत्येक ब्लॉक, खंड विकास या विकास खंड, जहां पर 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है, या एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन, जनजातीय लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ उन ब्लॉकों में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना की जाए। एकलव्य स्कूल जो हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि NBS नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय जो हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। बहुत सारे साथी हमारे NBS की परीक्षा को अपीयर हो चुके हैं,
और वो जानते हैं कि एनबीएस किस तरीके से फंक्शन करता है। उसी के पैटर्न पर इन द सिमिलर मैनर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो भी उसी तरीके से फंक्शन करते हैं। ये भी एक आवासीय विद्यालय हैं। परिसर में ही छात्रों के लिए छात्रावास की उपयोगिता होती है, उपलब्धता होती है। साथ ही साथ जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी विद्यालय परिसर में ही आवास की व्यवस्था होती है। तो एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति की तरह ही एक आवासीय विद्यालय है और इनका जो मोटिव है वो है कि आवासीय विद्यालय होने के साथ साथ जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या उनकी लोकल आर्ट या कल्चर है उसको प्रिविलेज किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए और साथ ही साथ ऐसी प्रतिभाएं जो कि स्पोर्ट्स में या फिर उनके अंदर कोई और स्किल है उसको हम डेवलप कर पाएँ। चलिए, तो टोटल अगर हम बात करते हैं एकलव्य आवासीय मॉडल आवासीय विद्यालय जो हैं वो पूरे देश में, संपूर्ण देश में, भारतवर्ष में 690 टोटल विद्यालय अब तक खुल चुके हैं बाय द फरवरी 2023। ये सरकार के ही आंकड़े हैं जो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एज ऑन डेट फरवरी 2023 का ये डाटा है। वो ये कहता है कि अब तक जो स्कूल्स हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वो इंडिया में 690 सैंक्शन हो चुके हैं और उनमें से 401 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स अभी तक फंक्शनल हो चुके हैं और इन विद्यालयों में 1,13,000 से ज़्यादा छात्र अब तक एनरोल्ड हो चुके हैं, जिसमें से 56,000 छात्र एवं 57,000 के लगभग छात्राएं सम्मिलित हैं। भारत में एकलव्य मॉडल का आवासीय विद्यालय की सूची। अब प्रश्न ये उठता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, तो ये कौन कौन से प्रदेश में हैं और प्रदेश के साथ साथ उस प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेलेबल हैं। जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, इसमें जो फॉर्म भर रहे हैं या इसके फॉर्म भरने के बारे में विचार कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, किस किस प्रदेश में है, उस प्रदेश के किस ज़िले में है, उस ज़िले के किस ब्लॉक में है, जहाँ जहाँ है क्या वो विद्यालय फंक्शनल हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो प्रतिभागी हैं वो अपना आगे का स्टेप उठाएं। तो एक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो इंडिया में स्थापित हैं उनकी स्टेट वाइज लिस्ट आपके समक्ष है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो EMRS हैं वो हैं कुल मिलाकर 28। उसी प्रकार आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में 10, आसाम में 14, बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 74, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 1, गुजरात में 42, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू एंड कश्मीर में 6, झारखंड में 88, कर्नाटका में 12, केरला में 4, लद्दाख में 3, मध्य प्रदेश में 70, महाराष्ट्र में 37, मणिपुर में 21, मेघालय में 27, मिजोरम में 17, नागालैंड में 22, उड़ीसा में 104, राजस्थान में 35, सिक्किम में 4, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 23, त्रिपुरा में 21, उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 4, वेस्ट बंगाल में 9। इस प्रकार से जो अब तक जितने सैंक्शन हैं उन सारे स्टेट्स की संख्याओं के आधार पर ये टोटल 690 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भारत में अब तक सैंक्शन हैं, जिसमें कि हमने पहले ही देखा कि कुल मिलाकर 401 इसमें फंक्शनल हैं। तो बात करें कि जो जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अकेले 104 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स संचालित हैं।
उसके बाद नंबर आता है झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का। ये राज्य हैं वो ऐसे राज्य हैं जिनमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की संख्या 50 या उससे अधिक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सारे राज्यों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की संख्या बहुत कम है। अकेले बिहार में सिर्फ 3 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्थापित हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो इन 4 में से मात्र 2 ही फंक्शनल हैं। उत्तर प्रदेश में जो टोटल 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टैब्लिश हैं, उनमें से मात्र 2 ही फंक्शनल हैं। उसी के अनुसार उत्तराखंड में भी कुल मिलाकर 4 उत्तराखंड में भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित हैं। और उन 4 में से अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 नॉन फंक्शनल हैं। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में 1 नॉन फंक्शनल है और 3 फंक्शनल है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 में से जो विद्यालय प्रस्तावित हैं, जिनमें से 2 फंक्शनल, 2 नॉन फंक्शनल हैं, उनमें से जो नॉन फंक्शनल है, जो फंक्शनल है वो है बहराइच में, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट खीरी। ये 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फंक्शनल है। उसके साथ साथ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये 2 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2016-17 में और 2010-11 में प्रस्तावित तो हो चुका है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीर है हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे स्टेट में किस तरीके से हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्थापित हैं। अभी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो इन सारे स्कूल्स में अपना आवेदन कर रहे हैं या आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आए तो आवेदन करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी की दर है लगातार बढ़ती चली जा रही है और किसी भी प्रकार की जो अवसर हमारे सामने आते हैं उनको आगे बढ़कर प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो उस दृष्टि से यदि देखें तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और इनमें जो भी प्रतिभागी अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो अवश्य भरें। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। इस वीडियो में हम विशेष तौर पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी पर फोकस कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर का एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। वो सारी चीज़ें भी आपको पॉइंट वाइज बताई जाएंगी जो अभी तक आपको किसी भी वीडियो या किसी भी अन्य माध्यम से आपके पास नहीं पहुंची हैं। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं पोस्ट की वैकेंसीज की। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल 6,329 वैकेंसीज हैं विभिन्न कैडर में, जिसमें से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की 5,660 वैकेंसीज हैं। हॉस्टल वार्डन की जो पुरुष शाखा में है उसमें 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल में 334। टोटल जो वैकेंसी है वो 6,329 है। अब बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, जो कि मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स है, ग्रुप बी। उसके अंतर्गत मिसलेनियस टीचर कैटेगरी के अंतर्गत म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल और लाइब्रेरियन को रखा गया है। तो अगर हम पर्टिकुलरली इसमें बात करें
पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसमें, तो फिजिकल एजुकेशन मेल में पीटी मेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल वैकेंसीज़ 321 हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो फीमेल में इस बार वैकेंसी ज़्यादा होने जा रही हैं, और वो वैकेंसीज़ हैं मोर देन द वैकेंसीज ऑफ द मेल कैंडिडेट्स 345। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की वैकेंसी जो है 321 हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, और फीमेल कैटेगरी में ये वैकेंसीज 345 हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और निश्चित रूप से एक अवसर है। जो भी प्रतिभागी अब तक लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। इसमें वो जाएं और इसमें फॉर्म अवश्य भरें। साथ ही साथ अब हम एक चीज़ देखते हैं जो कि बहुत डिटेल में होना चाहिए, समझना चाहिए हमें, क्योंकि पोस्ट डिटेल और उसका पे लेवल कितना है। देखिए, जहां एक और हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में ग्रुप बी की मिसलेनियस टीचर्स कैटेगरी में डाला गया है, और मिसलेनियस टीचर्स कैटेगरी के अंतर्गत एक लेवल डाउन कर दिया गया है रेगुलर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स से। देखिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो जनरल कैडर का है वो लेवल 5 में है, वो लेवल 5 में, लेवल 7 में दिखाया गया है। लेवल 7 पे मैट्रिक्स का लेवल 7 जो कि 44,900 से उसका बेसिक स्टार्ट होता है और 1,42,400 तक जाता है। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का है। वहीं दूसरी ओर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स ग्रुप बी में, जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, आर्ट टीचर और म्यूजिक टीचर को डाला गया है, उनका लेवल एक लेवल नीचे लेवल 6 में आता है, और बेसिक उनकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक दर्शाई गई है। जो कि यदि हम कंपेयर करें उत्तर प्रदेश टीजीटी शासकीय माध्यमिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन होते हैं, उनका लेवल बिल्कुल सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? लेवल 7 होता है, उनका भी 44,900 से 1,42,400 तक होता है। तो यहाँ पर एक अगर हम पे लेवल की बात करेंगे तो अन्य ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को एक ग्रेड नीचे पायदान पर रखा गया है, और उनकी सैलरी उसी प्रकार से निर्धारित की गई है। तो ये भी एक सोचनीय और विचारणीय फैक्टर होगा इस वैकेंसी के लिए जाने वाले कैंडिडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सारे एग्जामिनेशन की स्कीम्स क्या होगी, मोड क्या होगा, मीडियम क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न्स क्या होगा, ये आप बहुत सारे वीडियोस में आप देख चुके हैं, बट मैं बहुत सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और एक एक चीज़ को आप अपने बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो मोड और एग्जामिनेशन क्या होगा? इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो OMR बेस्ड होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस्ड होगा, जो कि पेन पेपर, ब्रैकेट में क्लियर लिखा हुआ है कि पेन पेपर बेस, यानी आपका ये CBT बेस्ड नहीं होगा, ये पेन पेपर बेस होगा, OMR बेस्ड होगा। दूसरी चीज़ है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर या एग्जाम पेपर, उसका मीडियम क्या रहेगा, माध्यम कौन सा होगा, क्वेश्चन पेपर या एग्जाम का जो माध्यम होगा वो क्या रहेगा। तो क्लियर रूप से कहा गया है कि दोनों ही रूप से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका पेपर का माध्यम रहेगा। लेकिन जो टीजीटी के अंतर्गत मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की पार्ट 6 जो दिया गया है वो उसी भाषा में होगा जिस भाषा में कैंडिडेट ऑप्ट करेंगे, और थर्ड लैंग्वेज के लिए भी मीडियम वही रहेगा जो उन्हें डोमेन नॉलेज के अनुसार उन्होंने कंसर्न थर्ड लैंग्वेज को चुना है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 120 मार्क्स का होगा,
ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 मार्क का होगा, और उसके साथ साथ एक होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स एक कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पैटर्न में हम देखते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं, इस एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उस अगर ये देखें तो हम पाते हैं कि इस एग्जाम को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। पार्ट 1 इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो भी 10 ही अंक निर्धारित हैं। पार्ट 2 जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटी का होगा। रीजनिंग एबिलिटी में 10 मार्क्स, अगेन 10 मार्क्स ही पूछे जाएंगे, और वो भी 10 क्वेश्चन ही होंगे। थर्ड पार्ट जो है वो आपका है नॉलेज ऑफ आईसीटी, मीन्स नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज। उसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट 4 जो होगा वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ देखें, पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। तो ये टोटल 4 पोर्शन है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और जो कि 40 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? पहला जो पार्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी का होगा, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। थर्ड पार्ट जो होगा नॉलेज ऑफ आईसीटी का होगा, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ पार्ट होगा, 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर ये 4 पार्ट होंगे, जिनमें कि 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 जो होगा वो होगा डोमेन नॉलेज से संबंधित। डोमेन नॉलेज क्या है? हमारे लिए डोमेन नॉलेज, अगर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मेल कैटेगरी में कर रहे हों या फीमेल कैटेगरी में कर रहे हों, तो हमारे लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस हो जाएगा, जो कि डोमेन नॉलेज होगी। वो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, वो होगा हमारे लिए फिजिकल एजुकेशन का, पीईटी का, फिजिकल एजुकेशन का, पीई का। उसकी डिफिकल्टी जो लेवल रहेगा वो रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का। डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का। यानी जो डोमेन नॉलेज होगी, तो हमारे लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए ये स्पेसिफिक सिलेबस किसका है? फिजिकल एजुकेशन का है, और उसका जो स्तर रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। गुड, आगे चलते हैं। अब इसी में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे 10 मार्क्स के। साथ ही साथ इसमें एनईपी जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी स्टैंड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और उसके साथ साथ हमारे अगर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात कर रहे हैं, तो खेलो इंडिया फिट इंडिया से संबंधित खेलो इंडिया फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ओनली। तो इन दोनों की कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे, एनईपी से और खेलो इंडिया फिट इंडिया यानी और अदर जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स चल रही हैं उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे। तो टोटल ये 65 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोलॉजी के होंगे 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स होंगे जो कि एनईपी और खेलो इंडिया या फिजिकल एजुकेशन के लिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सिमिलर प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फिट इंडिया और खेलो इंडिया की तरह, उनके टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे वो 80 होंगे, और उनके लिए जो मार्क्स का निर्धारण होगा वो भी 80 नंबर का होगा।
तो टोटल इस प्रकार से हमारे 4 पोर्शन, पहले हमने 10-10 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चन के पढ़े थे, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स प्लस ये 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, तो 40 और 80 प्लस 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120। तो टोटल ये हमारा हो गया 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। अब इसके लिए जो समय का निर्धारण किया गया है, द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो टोटल जो होगा 3 आवर्स का हमारा ये एग्जाम होगा, जिसमें 3 आवर्स में हमारे पास क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। इसके पोर्शन कितने होंगे, इसके पोर्शंस जो होंगे वो 5 पोर्शंस होंगे। 5 पोर्शंस में ये डिवाइडेड होंगे 120 क्वेश्चंस, जिसमें कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। आप चाहें तो किसी सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट दें, अपनी चॉइस के ऊपर आप 40 मिनट लगाएं किसी सब्जेक्ट के लिए, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब इसमें एक चीज़ बचती है जो कि पार्ट 6 है। पार्ट 6 ये कहता है, पार्ट 6 के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज की जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पार्ट 6 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 10-10 मार्क्स कुल मिलाकर 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और इसको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखे गए हैं। जो कैंडिडेट 40% इस पार्ट 6 के पेपर में लेके आएगा, उसकी ही OMR सीट जो है इवोल्यूशन में डाली जाएगी फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए। और जो इसमें 40% मार्क्स नहीं लाएगा, उसकी कॉपी कैंडिडेट विल नॉट बी इवोल्यूटेड। पार्ट 1 से लेके 5 तक की उसकी फिर पोर्शन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसलिए पार्ट 6 भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जनरल अवेयरनेस, जनरल कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से संबंधित सामान्य प्रश्नोत्तर जो आएंगे, प्रश्न उनके उत्तर देना आवश्यक हो जाता है, और 40% मार्क्स भी सिक्योर करना आवश्यक होता है। चलिए, इसमें एक नोट है, फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। मतलब ये कहा गया है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या कोई भी TGT का सब्जेक्ट का TGT के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक सभी के लिए कॉमन होगा। पार्ट 4 to 5 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसलिए वो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करेंगे। और पार्ट 6 जो है, जैसा कि अभी बताया, वो क्या होगा, ये एक एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज जो हमने अपने उसमें ऑप्शनल लैंग्वेज ली है उसके अकॉर्डिंग होगा, और ये एक पार्ट 6 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बात कर रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वो कैटेगरी में SC ST OBC या अदर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन या किसी कैटेगरी में आती हैं, तो उनको एज में एज पर द रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो EMRS के अभी वर्तमान में एम्प्लॉय हैं, उनको 55 वर्ष तक के लिए इसमें अप्लाई करने की छूट प्रदान की गई है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत कोई भी स्नातक डिग्री यदि कैंडिडेट के पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन से, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी एज क्राइटेरिया की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि
इस फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सिलेबस क्या रहेगा। ये सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम सिलेबस बेस्ड स्टडी करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेम हो जाता है और हम अच्छे से उसको कर पाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका एक व्यू ले लेते हैं। पार्ट 1 होगा हमारा फिजिकल एजुकेशन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसका उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लेस ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन इन द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, हमारी फिजियोलॉजी क्या कहती है, जब इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारा जो तंत्र है, उन पर एक्सरसाइज के या हमारे फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज का हमारे मस्कुलर सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स एथिक्स के बारे में हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे। फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस, फिजिकल फिटनेस और बैलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ द फिजिकल, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस, फिजिकल फिटनेस और बैलेंस में क्या अंतर है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस, फिजिकल फिटनेस और बैलेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिजिकल फिटनेस और बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एक्टिविटीज, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड रिथमेटिक एक्सरसाइजेज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सर्किट ट्रेनिंग, इन सब के बारे में हम फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसके अंतर्गत आगे आएगा फिजिकल फिटनेस एंड बैलेंस के अंतर्गत ही आएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फोर्थ पोर्शन जो है ट्रेनिंग मेथड्स, फोर्थ मेथड है ट्रेनिंग मेथड। इसके ट्रेनिंग मेथड के अंतर्गत हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन एंड देयर इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन, रन्स एंड पेस रेसेस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें लिम्बरिंग डाउन हो, वार्मिंग अप हो, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं, मेथड एंडोरेंस डेवलपमेंट है, फार्टलेक ट्रेनिंग है, एक्सेलरेशन, रन्स एंड पीस रेसेस है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। जितने भी अभ्यर्थी इसको तैयारी कर रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से इन सारी टर्म्स के बारे में, सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा और इसको बेहद संजीदगी के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप एक बार ध्यान दे के इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और आपके इससे संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आपको उसको हल करने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। ये ट्रेनिंग मेथड, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड फिटनेस एंड बैलेंस, मतलब कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन से संबंधित समस्त सिलेबस और जितना भी हमारा अभी तक, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, डीएसएसबी हो, इनमें सब में जितना भी सिलेबस है मेरे वीडियोस में लगातार ये डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार कृपया मेरे चैनल पर विजिट कर उस प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। इसके सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर द ईएमआरएस के लिए जो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सोशियोलॉजी का क्या महत्व है
फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में गेम्स एंड स्पोर्ट एज ए मैन इज कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनामिक्स, ये सब सोशियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। जो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी को कैसे रिलेटेड करते हैं, कैसे हमारे ग्रुप डायनामिक्स होते हैं, लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, लीडरशिप किस तरीके से डेवलप की जाती है, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट ए के बाद पार्ट बी आता है। पार्ट बी में देखते हैं क्या है। पार्ट बी जो है वो ये कहता है कि हिस्ट्री ऑफ गेम स्पोर्ट्स, एनी वन गेम स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस, लेटेस्ट जनरल रूल्स ऑफ द गेम, मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द गेम ऑब्लिक स्पोर्ट्स, लेटेस्ट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एंड वेन्यूज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स अवार्ड। ये थोड़ा सा डिटेल सिलेबस हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए आपको खास करके 11th 9th एंड 10th ये CBSE की बुक्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं इसके लिए। आप क्लास 11th, क्लास 9th एंड क्लास 10th की CBSE की फिजिकल एजुकेशन की बुक लेंगी अगर आप लेते हैं तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज के साथ ये डिटेल स्टडी आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स के अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। बहुत बारीकी से, बहुत मैं कहना चाहूँगा कि बहुत गूढ़ता के साथ उन सारे स्पोर्ट्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो एक बार जो भी कैंडिडेट अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो EMRS के लिए हो, DSSB के लिए हो, UPTGT के लिए हो या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए हो, राजस्थान PTI के लिए हो, वो सारे कैंडिडेट्स एक बार 11th, 9th और 10th CBSE की बुक्स को ज़रूर पढ़ें। आइए अब इसमें जो पार्ट सी है वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन में जो हमारे सिलेबस डिवाइडेड किया गया है वो है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, importance of health education, principles of health education, importance of community participation for health promotion and welfare of the individual, family and community। हेल्थ एजुकेशन से संबंधित एक अच्छा चैप्टर भी CBSE की 9th और 10th की बुक में दिया हुआ है। CBSE की 9th एंड 10th की बुक में हेल्थ एजुकेशन से संबंधित या कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन से संबंधित बहुत डिटेल में चैप्टर्स दिए हुए हैं। कृपया उनको कैंडिडेट जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन में कम्युनिटी हेल्थ या हमारा जो हेल्थ एजुकेशन थी उसके अंतर्गत कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कौन से होते हैं, कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, इसमें आता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, किस तरीके से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, स्पेशल कंडीशन फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज टू ऑफ ट्रांसमिशन, कॉमन सिम्टम्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्प्रेड, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत पढ़ना है। थर्ड है इसमें कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब्यूज ऑफ एल्कोहल, टबैको एंड ड्रग्स एट द इफेक्ट ऑफ अब्यूज ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, टबैको एंड ड्रग्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन, ईटिंग हैबिट्स दैट कॉज ओबेसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। हेल्थफुल लिविंग, इसके अंतर्गत हेल्थफुल लिविंग के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉर लेजर एक्टिविटीज, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट, सेफ वाटर, लो लेवल्स ऑफ नॉइज, क्लीन एयर, सैनिटरी सराउंडिंग्स, लो लेवल्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एंड एब्सेंस ऑफ हजार्ड्स रेस्पॉन्सिबल्स। ये सारी चीज़ें हेल्थफुल लिविंग के अंतर्गत आपको पढ़ना होंगी। और फिफ्थ पोर्शन जो है फैमिली हेल्थ एजुकेशन के से अंतर्गत है। और फैमिली हेल्थ एजुकेशन 6 है प्रिजर्वेशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पॉट्स इंजरीज। तो फैमिली हेल्थ एजुकेशन के अंदर मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ द फैमिली एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशंस,
सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हमारे फर्स्ट एड के अंतर्गत। स्प्रेन एंड स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेन एंड स्ट्रेन हमेशा आता है टीजीटी में भी, यूपीटीजीटी में, एलटी ग्रेड में, या फिर आपके डीएसएसबी में स्प्रेन और स्ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। बोन इंजरीज किस तरीके की होती हैं, ज्वाइंट्स इंजरीज किस तरीके की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सबको इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये था हमारा एक फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के सिलेबस के संबंध में एक जानकारी, जो कि डिटेल सिलेबस हमने पढ़ा कि क्या क्या इस सिलेबस के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, उनके लिए एक चीज़ बहुत गौर करने वाली होती है। सारे जितने भी अभ्यर्थी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक बार ज़रूर विचार करें। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है। मैं नहीं कहूँगा कि आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, ये आपके खुद के विवेक के ऊपर है कि आप एक तुलनात्मक अध्ययन करें। यदि आप उत्तर प्रदेश टीजीटी की वैकेंसी की जिसमें कि आपने फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहें और इस एग्ज़ाम में भी अपीयर हों। लेकिन यदि आप विवेकपूर्ण तरीके से सोचेंगे तो ये पाएंगे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड के या फिर बिहार के निवासी हैं, तो ऐसे स्टेट्स में इनकी संख्या बहुत कम है। और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी इस आशा में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अपने घर के आसपास रहेंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन वक्त होने जा रहा है। क्योंकि एकलव्य मॉडल इस रेजिडेंशियल स्कूल एक तो रेजिडेंशियल है जहाँ पर आपको फुल टाइम रहना होगा, आवासीय विद्यालय है तो उसमें आपको बेशक रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसमें आपका जो पे लेवल है वो भी उत्तर प्रदेश टीजीटी के समकक्ष नहीं है, वो एक लेवल डाउन है। और साथ ही साथ यदि आप यूपी टीजीटी को ऑप्ट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा तरीके से मैं समझता हूँ अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अप्लाई करें या ना करें, ये इंडिविजुअल की चॉइस है। जरूर करना चाहिए, किसी भी कंपटीशन में अपीयर होना आवश्यक होता है और इससे हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। बाद में आपकी चॉइस है कि आप किसको ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आप इसको फॉर्म अवश्य भरें, इसमें आप अपीयर हों। सिलेक्शन होने पर अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इसमें आप ज़रूर सिलेक्शन लेने के बाद इसको ज्वाइन करें ना करें, ये आपके ऊपर जाता है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी के साथ साथ डीएसएसबी की भी आप तैयारी जारी करें। उसके लिए मेरे लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, उसको भी आप देखते रहें। और मैं चाहूँगा कि अपना सपोर्ट और प्यार यूँ ही बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी एक बार दबा दें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।